नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के स्टूडियो प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपके सामने बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फ्राइडे को मैं आपके लिए रिवीजन सेशन लेकर के आता हूं। जी हां, पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स में आपको रिवीजन करा रहा हूं। जनवरी की करंट अफेयर्स का रिवीजन मैंने करा दिया है। टॉप क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जनवरी रिवीजन करंट अफेयर्स। आज से मैं फरवरी की रिवीजन करंट अफेयर्स शुरू कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फरवरी के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन फटाफट। और जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, एक बार सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, जवाब दीजिए, क्योंकि करंट तो आप पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आज करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? यानी कि मैं ग्लोबल करप्शन इंडेक्स की बात कर रहा हूं। करप्शन इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? भ्रष्टाचार सूचकांक। भ्रष्टाचार सूचकांक से मतलब क्या है? कैसा भ्रष्टाचार देश में है, करप्शन का लेवल किस बिहाफ पर है। तो दोस्तों, आप जानते हैं भारत की रैंकिंग यहाँ पर है 93rd। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे कम करप्शन है, यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार है? वो शीर्ष पर है। यहां पर शीर्ष पर होने का मतलब ये मत समझिएगा कि यहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सबसे कम भ्रष्टाचार है यहां पर। उस देश का नाम है दोस्तों डेनमार्क। तो डेनमार्क नंबर 1 पर है, भारत अपना नंबर 93rd पर है। ठीक है, ग्लोबल स्कोर हमारा 39 है। कुल 180 देश लिए गए हैं। ये जो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स है, इनको रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था इसको रिलीज करती है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बर्लिन, जर्मनी में है यहां पर। देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यूज अ स्केल 0 to 100, यानी कि 0 से 100 के बीच में यहां पर मार्क्स दिए जाते हैं। इंडिया की जो मार्क्स है, जो स्कोर है, वो 39 है। टॉप किया है डेनमार्क, ये 6ठी बार लगातार। और फिर सेकंड नंबर पर है फिनलैंड और थर्ड नंबर पर यहां पर आता है न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट नोट पर बात करें तो साउथ एशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 133, 115 और अगेन इसी पर मेंटेन्ड है। यहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका की रैंक भी मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, साउथ सूडान, यमन इन द बॉटम स्पॉट्स इन द रैंकिंग, यानी कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां पर है? इन देशों में भ्रष्टाचार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट देखिएगा यहां पर, जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए मौजूद हैं? स्नो लेपर्ड। दोस्तों, स्नो लेपर्ड को इस बार जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स बनाए गए थे, उस विंटर गेम्स का जो मस्कट है वो भी हिम तेंदुआ को बनाया गया था। यानी कि जो बर्फ में तेंदुआ पाए जाते हैं, लेपर्ड पाए जाते हैं, उन्हीं को हिम तेंदुआ बोलते हैं। हिमाचल क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड हो गया, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अगेन इनकी जो टोटल संख्या वो कितनी है? 718। ये स्टेटस रिपोर्ट इनकी बताई गई यहां पर, ठीक है, 718 स्नो लेपर्ड। अ टोटल ऑफ 241 यूनिक स्नो लेपर्ड्स हैव बीन फोटोग्राफ्ड। जो 241 हैं, जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। उन कैमरे के बिहाफ पर 241 जो स्नो लेपर्ड हैं वो देखे भी गए हैं, पाए गए हैं। तो लद्दाख में 477 हिम तेंदुआ पाए गए हैं, जबकि उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुआ पाए गए हैं। लद्दाख में 477 हैं और उत्तराखंड में कितने पाए गए हैं? 124 हिम तेंदुआ पाए गए हैं। देन इसके बाद बात करें तो हिमाचल प्रदेश की बात आती है, अरुणाचल प्रदेश की बात आती है, सिक्किम की आती है और जम्मू एंड कश्मीर की। लेकिन सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ कहां पर हैं? तो हमें पता चल गया, लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ पाए गए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। रिसेंटली इन जनवरी 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाई हाउ मेनी सिटीज टू मेक देम बेगर फ्री। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप देखते हैं अक्सर सिग्नल पर आपकी बाइक या आपकी कार अगर खड़ी होती है तो कुछ लोग भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। सरकार इनको सेटल करना चाहती है, ठीक है, क्योंकि बेगर जो सिस्टम है ये भी एक गरीबी को दर्शाता है। तो सरकार इसको कम करना चाहती है और शहरों को बेगर फ्री बनाना चाहती है। तो फर्स्ट फेज में कुल 30, सही आंसर है यहां पर बी, 30 जो शहर हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं जो कि बेगर फ्री बनाए जाएंगे। ये काम कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, ठीक है, इस मंत्रालय के द्वारा ये काम किया जाता है, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट और जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। हॉट स्पॉट, ये काम इनको दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती हैं वो हॉट स्पॉट चिन्हित करेंगी जहां पर सबसे ज्यादा बेगरी प्रॉब्लम है, यानी कि भिखारियों की समस्या है। फिर वहां पर भिखारी मुक्त किया जाएगा। इनको रोजगार के साधन वगैरह सरकार दिलाने का काम यहां पर करेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। इन जनवरी 2024 आईसीसी बोर्ड लिफ्टेड द सस्पेंशन। दोस्तों, आईसीसी ने यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक देश के क्रिकेट बोर्ड पर
सस्पेंशन लगा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उनके वहां जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो क्रिकेट बोर्ड में आ गया था, जो कि आईसीसी की गाइडलाइंस को ब्रेक करता था। लेकिन फिलहाल वो सब स्थितियां समाप्त हो गई। तो जो सस्पेंशन था उस सस्पेंशन को लिफ्ट अप यानी कि बहाल कर दिया गया, और वो देश का नाम है यहाँ पर श्रीलंका। श्रीलंका के ऊपर आईसीसी ने जो बैन लगाया था वो बैन को लिफ्ट कर लिया है। इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर दे वर सस्पेंडेड फॉर वायलेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन आईसीसी मेंबर इन नवंबर लास्ट ईयर, यानी कि नवंबर 2023 में इन पर यह बैन लगाया गया था। बैन हटा लिया गया है। तो एपेक्स क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है कौन? आईसीसी। आईसीसी एपेक्स क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है। और श्रीलंका क्रिकेट के बारे में बात करें तो वो श्रीलंका की एपेक्स बॉडी है। जैसे हमारे देश की एपेक्स बॉडी क्या है? बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चलिए आगे आते हैं अगला प्रश्न, लेकिन उसके पहले श्रीलंका के बारे में स्टैटिक जीके। लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुर एकोटे। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है यहाँ पर कोलंबो। करेंसी यहाँ पर है श्रीलंकन रूपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघी और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर दिनेश गुनावर देना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दीप ग्रेस इक्का, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। ये किस खेल से संबंधित हैं? दीप ग्रेस इक्का, जल्दी से बताइए फटाफट। जितने लोग भी आंसर जरूर करते रहिए यहाँ पर फटाफट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दीप ग्रेस इक्का ये हॉकी से संबंध रखती हैं, ठीक है, हॉकी प्लेयर हैं। इंडियन वुमेन हॉकी टीम डिफेंडर, ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम के डिफेंडर हैं और पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ हैं दीप ग्रेस इक्का, जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। 29 ईयर ओल्ड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इंडिया क्वालिफाइंग फॉर द 2016 रियो ओलंपिक्स। 29 वर्षीय ने भारत को 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। चलिए, और ये कुछ हाल ही में लोग हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं। कौन किस फील्ड से हैं? शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया से हैं, क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देन हेनरिक क्लासेन, ये भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देन डेविड वार्नर, क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने ओडीआई और टेस्ट से, ठीक है। असद शफी की बात करें, सभी रूपों में संन्यास ले लिया। देन गुरकीरत सिंह मान, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला, सुकन्या समृद्धि योजना। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड, सॉरी सुकन्या समृद्धि नहीं कर रहा हूं, सड़क सुरक्षा फोर्स, यानी कि, ठीक है, पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया है जिसने सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स लगाई है। सड़क सुरक्षा फोर्स का काम क्या होगा? जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, ज्यादातर मौतें सिर्फ इस बात के लिए हो जाती हैं कि उनको समय से सहायता नहीं मिल पाती है, क्योंकि लोग सहायता देने से हिचकते सिर्फ इसलिए हैं कि अगर वो उनको अस्पताल ले गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पुलिस उनसे सवाल पूछेगी 50 प्रकार के, इससे उनका टाइम भी खराब होगा, समय भी खराब होगा, और कहीं ना कहीं उन पर आरोप भी लग सकता है कि ऐसा तो नहीं तुम्ही ने, ठीक है, कारवार ठोका हो वहां पर। तो दैट्स वाई हेल्प नहीं करते हैं लोग। तो गेन वैसे तो हेल्प प्रेरित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बट यहां पर ये जो योजना बनाई गई है इसके अंतर्गत खुद पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा हाईवे पर, ठीक है। ये काम कर रही है पंजाब सरकार। पंजाब में भगवंत सिंह मान सीएम है, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है। यहां पर तो जलंधर में जो पंजाब आर्म्ड पुलिस का हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। दिस इज द फर्स्ट सच फोर्स इन द कंट्री। पूरे देश में ये एकमात्र ऐसी फोर्स है और किसी राज्य में ऐसी फोर्स नहीं है। 1600 स्ट्रॉन्ग फोर्स वुड बी डिप्लॉयड अक्रॉस 5500 किलोमीटर रोड नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया, सॉरी इन पंजाब के 5500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर 1600 स्ट्रॉन्ग जो टीम है पुलिस की वो डिप्लॉय की जाएगी, ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो 129 व्हीकल्स भी रहेंगी, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। दैट्स इट, बहुत है। आगे पंजाब की बात करें, कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है भगवंत मान, गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ पर 6 रामसर साइट है। एक है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके वेटलैंड, कांजी वेटलैंड, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपर वेटलैंड। ये रामसर साइट्स है। रामसर साइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होती हैं जिनको चिन्हित किया जाता है हर एक राज्य में। तो ये 6 साइटें हैं, कहां पर हैं, ठीक है, पंजाब में। चलिए अगला प्रश्न, इंडियन कोस्ट गार्ड डे एवरी ईयर ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी को ही इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना करी गई थी। हिंदी में कहते हैं भारतीय तटरक्षक बल। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पूछा यह जा रहा है आपसे, इंडियन कोस्ट गार्ड को कब एस्टैब्लिश किया गया था? जो भारत के कोस्टल एरियाज है ना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम इस संस्था के पास है, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1977 में।
1977 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1 फरवरी 1977। दैट्स वाई प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को यह संस्था अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस बार इनका कौन सा था? 46th राइजिंग डे था, यानी कि 46वां स्थापना दिवस। 1977 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था, ठीक है, कोस्ट गार्ड को स्टैब्लिश करने के लिए, विद 2 फ्रिगेट एंड 5 पेट्रोल बोट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना से ही कुछ शिप्स जो इंडियन कोस्ट गार्ड को दी जानी थी, उसको लेकर के ही इसको ट्रांसफर किया गया था, यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, तो इंडियन कोस्ट गार्ड थस केम इनटू बीइंग ऑन 1 Feb 1977, जो मैंने आपको बताया। अब आगे कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो समझ लीजिएगा। वो क्या है? इंडियन कोस्ट लाइन टचेस 9 स्टेट। जो भारतीय तट रेखा है वो 9 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और 2 यूनियन टेरिटरी से भी होकर के कोस्टल लाइन गुजरती है। एक है दमन दीव और दूसरा है यहां पर पौंडीचेरी। सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है वो कहां पर है? गुजरात पर है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर अलोंग द अरेबियन सी, फॉलोड बाई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सबसे लंबी गुजरात की है, फिर उसके बाद कहां की है? तमिलनाडु की है, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की। और ये जो गुजरात की सीमा है ये कहां पर? ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की सीमाएं हैं, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सिक्योरिंग, ठीक है, तो सिक्योरिंग द इंडियन कोस्ट एंड इन्फोर्सिंग रेगुलेशंस विद इन द मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया। अगला, नेम द जेएमएम। जेएमएम का मतलब है यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये एक पार्टी का नाम है। तो जेएमएम लेजिस्लेचर पार्टी लीडर हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड एट राजभवन रांची ऑन फरवरी 2 फरवरी को रांची के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? क्योंकि रांची कैपिटल है, झारखंड की बात हो रहा है। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था ईडी के द्वारा। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस समय कहां है? जेल में है, ठीक है। ऐसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था ईडी के द्वारा। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, जेल से ही इंस्ट्रक्शंस आते हैं सरकार चलाने के लिए, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। और हेमंत सोरेन के ही जो चचेरे भाई हैं, सॉरी यहां पर टिक लगा देता हूं, चंपई सोरेन ने शपथ ले ली है झारखंड के नए मुख्यमंत्री के। तो झारखंड में नया मुख्यमंत्री फरवरी में नियुक्त हो गया था, ठीक है, रांची में, और शपथ दिलाने का काम होता है गवर्नर का, तो गवर्नर ने यहां पर शपथ दिला दी है, ठीक है। देन रांची की बात कर रहा हूं, यहां पर कैपिटल है, सीएम है चंपई सोरेन, रिप्लेस किया हेमंत सोरेन को। गवर्नर यहां पर हैं पी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन पूरा नाम है। आगे, मलेशिया के 17वें राजा के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द 17th किंग ऑफ मलेशिया। मलेशिया, ठीक है, कुआलालंपुर शहर आप जानते होंगे, ट्विन टावर भी आप जानते होंगे। नोएडा में तो ट्विन टावर था, गिरा दिया गया, क्योंकि जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं या जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कंप्लीट किए बिना ही टावर को खड़ा कर दिया गया था। लेकिन मलेशिया अपने ट्विन टावर के लिए फेमस है। अगर आप गूगल पे डालोगे मलेशिया तो ट्विन टावर की फोटो आपको मिल जाएगी। तो मलेशिया के राजा की बात हो रही, क्योंकि यहाँ मोनार्क सिस्टम चलता है। ये हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, इनका पूरा नाम है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ये जोहर स्टेट से हैं। ये मलेशिया के क्या बन गए हैं? नए सुल्तान। नए सुल्तान के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है, ठीक है, एज द कंट्री 17th सुल्तान। 17वें सुल्तान के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। 17वें सुल्तान के रूप में सुल्तान इब्राहिम रिसीव्ड द रीन्स फ्रॉम द सुल्तान ऑफ पहांग स्टेट अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ये इसके पहले यानी कि 16वें सुल्तान थे। अब ये 17वें सुल्तान के रूप में नियुक्त हो गए हैं। कहां पर? मलेशिया में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तो न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देख लीजिएगा। कॉमोरोज के बने हैं अजैली ओसमानी, देन ग्वाटेमाला के बने हैं बर्नार्डो अरिवेलो, ताइवान के बने हैं विलियम लाई, डेनमार्क के बन गए हैं किंग फ्रेडरिक 10th, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस के बन गए हैं गैब्रियल अटाल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। यही पहले थे एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। और इनका नाम है बीसीसीआई के सचिव और अमित शाह जी के बेटे जय शाह। यही पहले थे, इन्हीं को फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि पुनः इनको चुन लिया गया है, ठीक है। बाली में 31 जनवरी को मीटिंग आयोजित हुई थी, वहीं पर कंफर्मेशन इनका दे दिया है। 2021 में ये चुने गए थे, ठीक है, रिप्लेस किया था इन्होंने नजमुल हसन को,
ठीक है, नजमुल हसन को। तो 2021 से इस पद पर बने हुए हैं। आगे अब इनका जो टेन्योर है कब तक रहेगा, तो अंटिल 2024 जनवरी। अब आगे बढ़ा करके, ठीक है, आगे बढ़ा दिया गया है सितंबर 2024 तक के लिए। अगला, रिसेंटली यूपीआई हैज बीन लॉन्च्ड एट, यूपीआई इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यूपीआई को कहां पे लॉन्च कर दिया गया है, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों एफिल टावर, एफिल टावर। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है एफिल टावर, ठीक है। एफिल टावर पर यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया। फ्रांस के ही राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन भारत आए हुए थे, इमैनुअल मैक्रोन भारत आए हुए थे, ठीक है। किस लिए आए हुए थे, तो इमैनुअल मैक्रोन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये इस बार के चीफ गेस्ट थे। चीफ गेस्ट कहां के, तो रिपब्लिक डे परेड के, यानी कि गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें ये चीफ गेस्ट थे। और ये इंडिया में जब आए थे तो जयपुर में आए थे, आमेर के किले में इनको ले जाया गया था घुमाने के लिए। वहां डिजिटल पेमेंट इन्होंने देखा था यूपीआई का, कुछ फोटोज भी वायरल हुई थी अगर आपने देखा हो। तो ऐसा ही सिस्टम ये भी अपने यहां चाहते हैं। तो अभी पूरे फ्रांस में लॉन्च किया जाएगा यूपीआई, बट शुरुआत एफिल टावर से हो गई है। यानी कि एफिल टावर का टिकट अगर भारतीय लेंगे तो वो अपने यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे। यूपीआई यहां तक पहुंच गया है दोस्तों, ठीक है। तो अगेन एनपीसीआई रियल में स्टैब्लिश कब हुआ था, 21 सदस्य बैंकों के साथ 11 अप्रैल 2016 को इसको रघुराम गोविंद राजन जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, स्टैब्लिश किया गया, ध्यान रखिएगा। और गूगल प्ले स्टोर पर इसकी जो एप्लीकेशन अवेलेबल है 25 अगस्त 2016 ऑनवर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। और एनआईपीएल ये कब बनी थी कंपनी, एनआईपीएल इंटरनेशनल आर्म है एनपीसीआई की। एनपीसीआई कंपनी है जिसने यूपीआई को लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन उसके साथ में अगर मैं यहां पर बात करूं एनआईपीएल, यह है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो इसको स्टार्ट किया गया था अप्रैल 3, 2020 को। चलिए अगेन 5 मोर वेटलैंड्स एडेड टू द रामसर लिस्ट इन 2024। और अगर वर्तमान में हम आज की बात करें तो 2 और वेटलैंड ऐड हो गई हैं। वरना वेटलैंड डे, बेसिकली वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। उसके पहले वेटलैंड्स का कंफर्मेशन लिया जाता है, तो यहां पर कंफर्मेशन लिया गया वेटलैंड का। और वेटलैंड के कंफर्मेशन में 5 और वेटलैंड्स जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो 5 वेटलैंड्स जोड़ी गई हैं उसकी बात अभी करेंगे, लेकिन पूछा जा रहा है अभी आप ये बताइए कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हैं। तो सबसे ज्यादा वेटलैंड वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। लेकिन पहले बात कर लेते हैं 5 वेटलैंड, और इन वेटलैंड्स को रामसर साइट्स कहा जाता है क्योंकि ईरान के रामसर शहर में इनका कन्वेंशन साइन किया गया था। यानी कि जो प्रस्तावना है साइन करी गई थी, क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दलदली भूमि, ठीक है। बहुत सारे जीव जंतुओं को क्या करती है, हैबिटेट प्रदान करने का काम करती है वेटलैंड, ठीक है। तो ये 5 साइट्स कौन कौन सी हैं देख लीजिएगा, ठीक है। एक है अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, कर्नाटका में है, ठीक है। एक है अगनहाशिनी एस्चुरी, कर्नाटका में है। देन है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटका में है, और 2 तमिलनाडु में है, कराईवेती बर्ड सेंचुरी, और ये है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। तो एक कुल 5 ऐड हुई हैं। तो 75 थी, उसके बाद जस्ट अ मिनट, 75 थी, इसके बाद 80 हो गई हैं। अब 80 में भी 5 बढ़ा करके कितना कर दिया गया, सॉरी 5 नहीं, 80 में बढ़ा दिया गया है 2, और टोटल संख्या हो गई है 82। यहीं पर मेंशन कर देता हूं नागी और नटकी, नागी और नटकी ये दोनों बिहार से हैं, ये भी बर्ड सेंचुरी है, इनको बना दिया गया है वेटलैंड। अब वेटलैंड के बारे में जान लीजिएगा, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में कुल 16 वेटलैंड्स हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन करी गई थी, उसी के अकॉर्डिंग इनको डेजिग्नेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तमिल सुपरस्टार विजय थलापति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो विजय थलापति ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया है। यह पॉलिटिकल पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में आपने नहीं देखी, क्योंकि इन्होंने कहा था ये जो पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है इसका विधानसभा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका लेना देना किससे होगा, इसका लेना देना होगा जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनसे, लोकसभा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं होगा जो अभी हुए हैं 2024। तो इसका नाम है तमिलगा वेत्री कझगम। क्या नाम होगा इसका, तमिलगा वेत्री कझगम।
इनका जो फैन ग्रुप था उसी को इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और 2026 में जो तमिलनाडु के चुनाव होंगे उसमें यह पार्टी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेगी, लोगों को टिकट देने का भी काम यहां पर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इनका ये फाउंडर प्रेसिडेंट है इस पार्टी के, ठीक है, अगेन ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पेड स्टार के नाम से जाने जाते हैं। विजय ने एक अपना विजय मक्काल इयक्कम ये एक अपना फैन पेज बनाया था, इसी को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम यानी कि ब्रिज है, पुल है, लेकिन मोबाइल ब्रिजिंग है। अगर अचानक से कहीं कोई फ्लड आती है, ठीक है, कहीं कोई अनहोनी घट जाती है और दो रास्तों का पुल टूट जाता है, तो ये मोबाइल ब्रिज है, यानी कि ट्रक पे बना दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया जाएगा और तुरंत ये ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा और लोगों को पासेस दे सकेगा। तो ये DRDO ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका नाम रखा है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब है सभी जगह, मोबाइल है ना, यानी कि गतिशील है ये पुल, तो इसलिए नाम रखा है सर्वत्र, यानी कि सभी जगह बड़ी आसानी से इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी एक ट्रक पर इसको बनाया गया है, तो जब जरूरत पड़ेगी ट्रक को डिप्लॉय कर दो, ठीक है। और अब तो इस ट्रक को भी उठा करके ले जाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर है हमारे पास। चिनूक सबसे ज्यादा का ज्यादा वजन उठा लेगा, तो वो ले जाकर के कहीं भी रख देगा, ब्रिज तुरंत क्या हो जाएगा, बनकर के तैयार हो जाएगा। तो सर्वत्र नाम दिया गया है यहां पर, ध्यान रखिएगा। अगला, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया विल गोइंग टू रिप्लेस मिलिट्री पर्सोनल। किस देश से भारतीय सेना अपने सैनिकों को वापस बुला रही है? तो इसका सही ऑप्शन है मालदीव, क्योंकि मालदीव में जब चुनाव हुए और नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू चाइना सपोर्टेड हैं, और इन्होंने अपने इलेक्शन में नारा दिया गया था इंडिया आउट, यानी कि जो भारतीय सेना वहां पर, ठीक है, जो मालदीव में ही रह करके, मालदीव में ही जो हमने, ठीक है, प्लेन्स वगैरह उनको दिए हैं, उन्हीं के मैनेजमेंट के लिए ये सेना काम कर रही थी। लगभग 90 सिपाही इस सेना में हैं, लेकिन इनको वापस जाने के लिए कहा। तो दो फेज में आ रहे हैं, 10 मार्च और 10 मई। अब पूरी तरह से मालदीव जो है वो भारतीय सैनिकों से खाली हो गया है, भारतीय सैनिकों से खाली हो गया। और बात करें मोहम्मद मुइज्जू की, तो इनको आपने देखा होगा, मोहम्मद मुइज्जू शपथ समारोह में बैठे हुए थे। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली है ना देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में, तो इनको भी बुलाया गया था। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, जिसमें मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल थे, यहां पर ध्यान रखिएगा। अगला, इंडियन नेवी हैज डिक्लेयर्ड 2024 एज। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है ईयर ऑफ नवल सिविलियंस। इंडियन नेवी में जो सिविलियंस है, बहुत सारे आउटसोर्सिंग के काम हैं जिन पर नेवी के अधिकारी या नेवी के लोग काम नहीं कर रहे, यानी कि ऑफिशियल नेवी के नहीं है, वो आउटसोर्सिंग है, तो उनको कहा जाता है नवल सिविलियंस, यानी कि नेवी में काम कर रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या किसी और तरीके से काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर सरकारी नौकर नहीं है, वो होते हैं नवल सिविलियंस। तो उनके सम्मान में ये ईयर ऑफ नवल सिविलियंस घोषित किया गया है। अगला, इंडियन एयरफोर्स वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज 17 फरवरी से कहां पर आयोजित कर रही है? वायु शक्ति एक्सरसाइज, वायु शक्ति एक्सरसाइज ये पोखरण जैसलमेर में इसका आयोजन किया जा रहा है। पोखरण कई प्रकार की एक्सरसाइज है, वायु शक्ति है इसमें, गगन शक्ति है इसमें, और इसमें तरंग शक्ति है। वायु शक्ति, गगन शक्ति और तरंग शक्ति। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वायु शक्ति को पोखरण रेंज जैसलमेर में लॉन्च किया गया है। Several indigenous manufactured and designed aircraft helicopters like तेजस, प्रचंड, ध्रुव, ये सभी के सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड जो मेगा एक्सरसाइज होगी उसका नाम होगा गगन शक्ति। पहले वायु शक्ति, फिर गगन शक्ति। गगन शक्ति में राफेल दिखाया जाएगा, S-400 जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, जो रशिया से हमने लिखा है, वो दिखाया जाएगा, ठीक है, और कंडक्टेड वंस इन 5 ईयर। गगन शक्ति एक्सरसाइज 5 वर्षों में एक बार कंडक्ट करी जाती है। इसके बाद यहां पर होगी तरंग शक्ति। ये पहली बार मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी कि ये इंडिया में तो होगी लेकिन ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, नाम है तरंग शक्ति, यानी कि कई देशों को यहां पर बुलाया गया है। तो एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रेंडली एयरफोर्स लाइक यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। तरंग शक्ति में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वायु शक्ति, गगन शक्ति और तरंग शक्ति का आयोजन किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है किताब से रिलेटेड, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक किसने लिखी है? एक समंदर मेरे अंदर, ये पुस्तक लिखी गई है संजीव जोशी के द्वारा। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो संजीव जोशी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, एक समंदर मेरे अंदर।
ये कुछ हाल ही में किताबें हैं, आप यहां पर देख सकते हो। प्रणब माई फादर, ठीक है, शमिष्ठा मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। कुकिंग बुक्स रामचंद्र गुहा के द्वारा। कंजर्वेशन विद औरंगजेब चारू निवेदिता के द्वारा। आसाम ब्रेव हार्ट, ठीक है, लक्षित बरफुकन पर अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर मनसुख मंडाविया, ठीक है। देन बाबरी मस्जिद, राम मंदिर डिलेमा एंड एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये माधव गोडबोले के द्वारा मेंशन की गई है, लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द टॉर्च बियरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो 2024 पेरिस ओलंपिक गेमों के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? ये है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ये पार्ट निभाएंगे ओलंपिक टॉर्च रिले में। अप्रैल 16 से 26 जुलाई के बीच में जो टॉर्च रिले है, यानी कि मशाल लेकर के जो दौड़ है उसमें, तो ओलंपिक टॉर्च रिले विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 16 एंड द ट्रेवल फ्रॉम द पेलोपोनीस टू एथेंस। पेलोपोनीस से एथेंस तक ये जो यात्रा है ये जाएगी। मशाल रिले 5 विदेशी क्षेत्रों सहित 65 क्षेत्रों को कवर करेगी। ओलंपिक मशाल रिले में 10,000 और पैरालंपिक मशाल रिले में 1,000 लोग भाग लेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के सदस्य हैं। जो अभिनव बिंद्रा है वो क्या है? ठीक है, आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लॉसाने, स्विट्जरलैंड। इसके एथलेटिक्स कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सॉरी, सदस्य के रूप में कौन है? अभिनव बिंद्रा है, यहां पर याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा पहले इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि व्यक्तिगत रूप से। अगला, वर्ल्ड कैंसर डे प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड एट द फर्स्ट वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर। ये कब शुरू किया गया था कि अब हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाएंगे? तो इसके लिए एक समिट आयोजित हुई थी जिसका नाम था वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर। ये पेरिस में कब आयोजित हुई थी? तो ये पेरिस में समिट आयोजित हुई थी वर्ष 2000 में। तो सन 2000 के बाद से निर्णय लिया गया था कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाएंगे, कैंसर की जागरूकता बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सन 2000 में इसको आयोजित किया गया था, इस समिट को। ठीक है, इस समिट को कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यही जो भी वेटलैंड की मैं बात कर रहा था ना, आर्द्र भूमि, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहा जाता है इसे। आर्द्र भूमि जो हमारे नेचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रख के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, थीम अगेन इसकी जान लीजिएगा। थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद द ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम AIGDF। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव का मतलब यह है, आजकल मोबाइल रील देखते देखते जिन लोगों को डिजिटली चस्का चढ़ गया है, यानी कि यह भी एक प्रकार की लत है, यह भी एक प्रकार का नशा है कि हाथ में मोबाइल नहीं, एकदम तड़पने लगते हैं। ठीक है, ये वाली जो लत है, इस लत को छुड़ाने के लिए इसको कहा गया डिजिटल डिटॉक्स। जैसे डिटॉक्स वाटर होता है ना, ठीक है, पेट की सफाई करता है, ऐसे ये डिजिटल डिटॉक्स है। आपके दिमाग में जो डिजिटल भूत चढ़ा हुआ है उसको उतारने के लिए ये सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है, ये इनिशिएटिव लिया है कर्नाटका सरकार ने, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं पहले, कर्नाटका सरकार। तो डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव्स और किसके साथ मिलकर के? ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम। जो लोग गेम खेलते हैं उनको बहुत ज्यादा चस्का रहता है, हर दम दिन भर को गेम खेलते रहे। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैव टॉप द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स अमंग इंडियंस। भारतीयों के बीच में या भारत से किसने ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल करी है? ये हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, चेयरमैन एंड MD ऑफ रिलायंस लिमिटेड मुकेश अंबानी, ठीक है, मार्क्ड फर्स्ट अमंग ऑल इंडियंस एंड सेकंड ग्लोबली इन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स कंपाइल्ड बाय ब्रांड फाइनेंस। ब्रांड फाइनेंस नाम की संस्था के द्वारा इस इंडेक्स को बनाया जाता है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स। कौन है टॉप पर? मुकेश अंबानी भारत से, और पूरी लिस्ट में बात करें तो दूसरे नंबर पर। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पर कौन है? हॉटिंग मा, जो कि टेंसेंट कंपनी के संस्थापक हैं, चाइना से हैं। दूसरे पर है मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप। फिर अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, सुंदर पिचाई आते हैं, सत्या नाडेला आता है, ये सब ठीक है भारतीय मूल के हैं। और यहां पर 5वें नंबर पर टाटा सन्स ग्रुप के हेड आते हैं, जो कि टाटा सन्स हैं। फिर अनीश शाह आते हैं महिंद्रा के। तो ये भारतीय हैं, और इसके बाद आप भारतीय मूल के लोगों को भी यहां पर देख सकते हो। नंबर 1, नंबर 2 याद रखिएगा, हॉटिंग मा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बन गया है? यानी कि बहुत ज्यादा क्राउड है इस शहर में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्राउडेड शहर कौन सा है?
जहां हर कोई जाना चाहता है, लंदन। मुंह से बहुत जल्दी निकलता है, लंदन घूम के आ रहे हो क्या? मतलब कोई दूर से आ रहा हो तो लंदन गए थे, तो वही लंदन। सबसे ज्यादा बिजी शहर है लंदन। जान लेते हैं, ये एक टॉमटॉम नाम की संस्था है जो ये इंडेक्स प्रिपेयर करती है और नंबर ऑफ कंट्रीज को वहां पर जो ट्रैफिक लगता है उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। यानी कि आपको कितना समय लगेगा कितने किलोमीटर कवर करने में, तो 10 किलोमीटर के आधार पर यह लिया जाता है। तो लंदन में 10 किलोमीटर को कवर करने के लिए 37 मिनट 20 सेकंड लगेंगे। भारत में जो सबसे क्राउडेड शहर है वो है बेंगलुरु, 6वें नंबर पर, जहां पर 10 किलोमीटर कवर करने के लिए 28 मिनट 10 सेकंड लगते हैं। और 7वें नंबर पर आता है पुणे, जहां पर 27 मिनट 50 सेकंड लगते हैं। तो टॉप 10 में भारत के 2 शहर हैं, 6ठे और 7वें नंबर पर बेंगलोर और पुणे। आज का लास्ट प्रश्न है, यहां पर देख लीजिएगा फटाक से। न्यायमूर्ति रितु बहारी ने निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की पहली महिला प्रमुख न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाई है, यानी कि शपथ ली है? पहली महिला न्यायाधीश, तो उत्तराखंड की पहली न्यायाधीश बन गई हैं जस्टिस रितु बहारी। उत्तराखंड में इनसे पहले कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है, शपथ दिलाने का काम किसका होता है? शपथ दिलाने का काम दोस्तों राज्यपाल का होता है, और नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, या अदर जस्टिस हो, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या अदर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? गवर्नर करते हैं। और ये कौन है यहाँ के? जनरल गुरमीत सिंह। जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड हैं। ठीक है, तो रितु बहारी नाम याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को स्टैब्लिश किया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग करके, बायफरकेट करके। इसी के लिए प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना रेजिंग डे यानी कि स्थापना दिवस मनाता है। तो आज के सेशन में इतना ही है। एक जाते जाते एक इंफॉर्मेशन, अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली नहीं आ सकते हैं, फिर भी दिल्ली वाली क्वालिटी ही आपको घर बैठे चाहिए, तो क्लासरूम वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासरूम वाला कोर्स में हम लोग जो यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं वही लाइव आपको दिखाया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको विजिबिलिटी मिलेगी, साउंड क्लैरिटी वगैरह सब कुछ मिलेगा। और टीचर्स तो यहाँ जो पढ़ा रहे हैं शानदार ही है। ठीक है, जैसे जीएस में, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स में ही आपको पढ़ाऊंगा, बाकी रीजनिंग, मैथ हंसराज सर पढ़ाएंगे। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं, कई सरकारी नौकरियों में काम किया और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया है। देन रीजनिंग और जीएस, रीजनिंग की बात करें तो श्यामा सारे सर पढ़ाएंगे, बहुत नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। देन इंग्लिश यहां पर बात करें तो राकेश रंजन सर पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। आपका दिन शुभ हो। क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।